क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ये जांच करना है, मतलब 6 का पावर n में कोई भी प्राकृतिक संख्या लेना। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है और वो जाते रहता है, मतलब अनंत तक, कभी खत्म नहीं होता है। तो 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा, मतलब 6 का पावर 10, लास्ट ये 10, तो ये 10 आना चाहिए। तो ये 10 से भागा होना चाहिए। पर हम लिखेंगे संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 6 का पावर n को 10 से भाग होना होगा। 10 से भाग होना होगा अगर ये 0 पर ख़त्म होना है तो। इसलिए जब 10 से भाग होगा, मतलब 6 का पावर n का गुणनखंड 2 का पावर n गुना 2 गुना 5 का 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। दो गुना 5 क्यों होना चाहिए? क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को 2 गुना 5, इससे छोटा तो नहीं ना हो सकता है। तो मतलब 6 का पावर n जो है वो 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। तो फिर आगे इसको हम लिखते हैं। तो 6 का पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 का पावर टोटल n। 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना। तो ये 2 का पावर n जाएगा गुना 3 का पावर n जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से कटना था और 5 से कटना था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ 6 का पावर n में 5 का गुणनफल या गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये वाला लिख देना है। संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसको सिंपल वे में हम बता देते हैं। बोल रहा है कि 6 का पावर n जो है ये 0 पर इसका समाप्त होगा कि नहीं। 6 का पावर 10 लास्ट प्राकृतिक संख्या यही ना है, 0 पर ये समाप्त हो रहा है कि नहीं। 6 का पावर 20 ये 0 पर, तो ये 10 है। तो 10 का फैक्टर कौन कौन सा होता है? 2 गुना 5, तो 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। तो 6 का पावर n में हम देखेंगे तो 2 गुना 3 आ रहा है ना। तो ये 2 तो आ जा रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये समाप्त नहीं होगा 0 पर इसका पावर। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 6 को अब देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि इतना और ये इतना भाज्य संख्या है क्यों है। ये क्यों है ये बताना है। देखिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका 2 ठो गुणनफल हो, गुणनखंड हो या गुणनफल। जैसे 6 है, 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुना 3, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगा। 8 है तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुना 4, और भी इसमें निकल जाएगा, है ना। 4 गुना 2 कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, या 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3 लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब 2 ठो आ रहा है ना, 2 ठो मिल जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। मतलब 3 गुना 3 9, ये भाज्य हो जाएगा। 7, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 भाग में लिख सकते हैं इसको? नहीं लिख सकते। आप बोलिएगा कि 1 और 7 लिख सकते हैं, तो 1 का मान्यता यहाँ पर नहीं है, तो 1 तो इसमें भी आएगा, तो 1 को नहीं देखना है। 7 केवल 7 ही से कटेगा, 3 केवल 3 ही से कटेगा, तो यहाँ पर ये 7 जो हो गया ये अभाज्य हो गया, भाज्य नहीं होगा। 3 क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसको हमको बताना है कि ये भाज्य है। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। देखिए जहाँ पर प्लस है ना वहाँ पर देखना है। प्लस के बाद वाला में क्या है? 13, तो 13 देखिए इधर साइड है, हाँ 13 है यहाँ पे। तो दोनों 13 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो 13 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा? 7 गुना, यहाँ पर क्या बचा? 11 गुना, यहाँ पर 13 को तो बाहर निकाल दिए तो 1 बचा, प्लस यहाँ भी 13 को बाहर निकाल दिए तो 1 बचा। यहाँ पर 13 है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है,
7 को 11 से गुना करेंगे तो 77, को 1 से करेंगे तो 77 ही होगा। यहाँ पर प्लस है तो +1, तो यहाँ 13 गुना यहाँ 78। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 2 ठो आ गया ना संख्या, यहाँ पर भी क्या आ रहा था 6 का 2 ठो, 2 गुना 3 आ रहा था, 2 को आ गया मतलब ये भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 का 2 गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। समझ आया? अब हम इसको देख लेते हैं ये भाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। देखिए प्लस के बाद जो रहता है उसको देखना है ना, इधर 5 है तो इधर साइड यहाँ भी 5 है, तो दोनों 5 को हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर क्या बचा 7 गुना, यहाँ बचा 6 गुना 5 तो बाहर निकाल दिए 1 गुना, यहाँ पर 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस ये भी 5 को निकाल दिए तो 1 बचा। अब गुना कर देते हैं, ये 42 हो जाएगा और ये 12 24, तो 42 को 24 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ 1008 प्लस यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 5 गुना ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर भी तो 2 ठो आ गया, तो लिखेंगे यहाँ ये वाला पूरा लिख दीजिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 2 1 प्लस 5 का 2 गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं है। अब ये अभाज्य कब होता, अगर ये 2 ठो नहीं निकलता। जैसे यहाँ पर दिया रहता है ये वाला, जैसे है 7 गुना 11 गुना 13 गुना, यहाँ पर दे देता 5, तो कॉमन क्या लेते, प्लस के बाद यहाँ पर 5 है तो 5 कॉमन ही नहीं आता, तो ये अभाज्य हो जाता। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना मिनट, 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब यहाँ पर बताना है कि जैसे कोई वृत्ताकार पथ है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है चलने, तो सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है। तो रवि बहुत स्पीड में चल रहा है क्योंकि 12 मिनट में ही कंप्लीट कर ले रहा है। तो करते करते वो लोग कब यहाँ पर सेम टाइम में मिल जाएगा, कितना राउंड नहीं पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, कि दोनों एक टाइम में वो मिल जाएगा एक ही जगह प्रारंभिक में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 18 है यहाँ पर और यहाँ पर 12 है, तो एलसीएम निकालना है। 2 से ये 9 बार में, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 1 बार में, 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, 3 से ये 1 बार में। ठीक है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3। देखिए कॉमन इसमें क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसमें से एक को लिया जाता है, जो कॉमन होता है उसमें से एक को लिया जाता है, बाकी सारा को लिया जाता है। 3 और 2 बचा है तो 3 गुना 2, तो यहाँ पर 6 को 3 से करेंगे तो 18, को 2 से करेंगे तो 36, यहाँ पर हो गया 36। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा मिनट, 36 मिनट में वो लोग प्रारंभिक स्थान पर पहुँच जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो।